नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएम मोदी के दौरे की। पीएम मोदी महाराष्ट्र के वार्धा पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण जारी किया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। सुनिए और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। पारंपरिक हुनर का सम्मान, कारीगरों का सशक्तिकरण और विश्वकर्मा बंधुओं के जीवन में समृद्धि, ये हमारा लक्ष्य है। और साथियों, विश्वकर्मा योजना की एक और विशेषता है, जिस स्केल पर, जिस बड़े पैमाने पर इस योजना के लिए अलग अलग विभाग एकजुट हुए हैं, ये भी अभूतपूर्व है। देश के 700 से ज्यादा जिले, देश की 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत, देश के 5,000 शहरी स्थानीय निकाय, ये सब मिलकर इस अभियान को गति दे रहे हैं। इस एक वर्ष में ही 18 अलग अलग पैसों के 20 लाख से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा गया। सिर्फ साल भर में ही 8 लाख से ज्यादा शिल्पकारों और कारीगरों को स्किल ट्रेनिंग, स्किल अपग्रेडेशन मिल चुकी है। और आस्था का अपमान करना, ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है। साथियों, जिस पार्टी में हमारी आस्था और संस्कृति का जरा सा भी सम्मान होगा, वो पार्टी कभी गणपति पूजा का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। महाराष्ट्र की धरती गवाह है, आजादी की लड़ाई में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में गणपति उत्सव भारत की एकता का उत्सव बन गया था। गणेश उत्सव में हर समाज, हर वर्ग के लोग एक साथ जुड़ते थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को गणपति पूजा से भी चीड़ है। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर रही है। आपने देखा है, कर्नाटका में तो कांग्रेस सरकार ने गणपति बप्पा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। गणपति की जिस मूर्ति की लोग पूजा कर रहे थे उसे पुलिस वैन में कैद करवा दिया। गणपति के इस अपमान को देखकर आक्रोशित है। मैं हैरान हूं, इस पर कांग्रेस के सहयोगियों के मुंह पर भी ताला लग गया है। उन पर भी कांग्रेस की संगत का ऐसा रंग चढ़ा है कि गणपति के अपमान का भी विरोध करने की उनमें हिम्मत नहीं बची है। भाई और बहनों, हमें एकजुट होकर कांग्रेस के इन पापों का जवाब देना है। हमें परंपरा और प्रगति के साथ खड़ा होना है।
सम्मान और विकास के एजेंडे के साथ खड़ा होना है। हम साथ मिलकर महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाएंगे। हम सब साथ मिलकर महाराष्ट्र का गौरव और बढ़ाएंगे। हम महाराष्ट्र के सपनों को पूरा। तो रुख करते हैं अगली खबर की। भदोही सपा विधायक जाहिद बेग और उनके बेटे का जेल ट्रांसफर किया गया है। विधायक को जेल नैनी प्रयागराज और बेटे को जिला जेल वाराणसी भेजा गया है। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक कारणों के कारण उनका जेल ट्रांसफर किया गया है। बता दें कि नाबालिग नौकरानी के आत्महत्या मामले में विधायक ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। वहीं 2 दिन पहले सह अभियुक्त के तौर पर विधायक के बेटे को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया था। तो बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो सीधे मुजफ्फरनगर से आ रही है। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी आज 11 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे। जयंत चौधरी वहीं नवनिर्मित आईटीआई के शुभारंभ पर पहुंचेंगे जयंत चौधरी। इसके साथ ही यूपी सरकार और बीपीएल द्वारा पीपी मोड से संचालित आईटीआई मीरापुर उपचुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार करेंगे। इसके साथ ही मीरापुर में 17 सेक्टर प्रभारियों से भी मीटिंग करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता दें कि जयंत चौधरी आज मुजफ्फरनगर दौरे पर रहेंगे, जहां वो मीरापुर में 17 सेक्टर प्रभारियों से मीटिंग करेंगे। इसके साथ ही वो कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि मीरापुर उपचुनाव को लेकर वो रणनीति तैयार करेंगे। इसके साथ ही यूपी सरकार और बीपीएल द्वारा पीपी मोड से आईटीआई को भी संचालित किया जाएगा। तो जयंत चौधरी आज मुजफ्फरपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही चुनावी रणनीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें, नवनिर्मित आईटीआई के शुभारंभ पर जयंत चौधरी पहुंचेंगे। इसके साथ ही यूपी सरकार और बीपीएल द्वारा पीपी मोड से संचालित आईटीआई का भी संचालन करेंगे जयंत चौधरी। इसके साथ ही उपचुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार करेंगे। मीरापुर में 17 सेक्टर प्रभारियों से भी मीटिंग करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के दौरे पर थे, जहां सीएम योगी महंत दिग्विजय नाथ की 95वीं पुण्यतिथि श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे, जहां सीएम योगी ने कहा कि वे समाज के लिए काम करते हैं और संतों का जीवन देश धर्म के लिए समर्पित है। सुनिए और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने। अपना पूरा जीवन समर्पित करते हुए पूरी ध्येय निष्ठा के साथ उसके अनुरूप उन्होंने जीवन जिया था और व्यापक समाज के अंदर उस प्रकार की जन जागृति लाने का कार्य भी किया था। धर्म के जो 2 हेतु हैं, एक सांसारिक उत्कर्ष का और दूसरा निःश्रेयस का। जीवन को हमने 4 पुरुषार्थों में बांटा है, लेकिन मार्ग प्रारंभ होता है धर्म से और उसका चरम उत्कर्ष है मोक्ष। धर्म के उन लक्षणों को अंगीकार करते हुए उसके अनुरूप जीवन जीते हुए उनका पूरा जीवन समर्पित था। सांसारिक उत्कर्ष के लिए क्या कुछ आवश्यक है, इसके लिए एक सभ्य समर्थ समाज की स्थापना के लिए सबसे पहली आवश्यकता है अच्छी शिक्षा। विराट अवधारणा को ध्यान में रख करके ही उन्होंने जिस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया,
जब गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना आजाद भारत में प्रारंभ हुई, मांग हुई, नई सरकार थी, पैसा नहीं था, तो गोरखपुर में विश्वविद्यालय स्थापित हो। उस समय राज्य सरकार ने कहा था कि 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी या 50 लाख रुपए का कैश जहां से हमें प्राप्त होगा वहां पे हम विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो उस समय भी अगर कोई संस्था सामने आई थी तो वह ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी सामने आए थे। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम लोग पैसा देते हैं, हम व्यवस्था बनाते हैं। वे निरंतर इस उद्देश्य को लेकर के कार्य करते रहे। एक तरफ समाज के निर्माण के लिए कार्य करना है, दूसरी तरफ समाज की विकृति को दूर करते हुए एक लंबे समय तक समाज कैसे सुरक्षित रहे, हम सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भारत की एकता और एकात्मता को बनाए रखने में कैसे सफल हो सकते हैं, इसके लिए भी उनके जन जागरण के कार्यक्रम चलते रहे। बिना किसी से रुके, बिना डिगे, बिना झुके, बिना किसी की परवाह के बगैर कोई साथ में सहयोग करता था तो, नहीं करता था तो। अछूतोद्धार के लिए कार्य करना है, छूआछूत अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठानी है। कोई अकेले व्यक्ति बड़ी निर्भीकता के साथ उस आवाज को उठा सकता हो, महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और महंत अभेद्यनाथ जी महाराज उस समय की सरकारों की परवाह भी नहीं करते थे, और जिन्होंने उस समय के समाज की उन रूढ़िगत जो मान्यता थी उसकी भी परवाह नहीं की, लगातार बोलते रहे, लगातार करते रहे। परिणाम आज हम सबके सामने है। गोरक्षपीठ इन पूज्य आचार्यों के नेतृत्व में नाम के लिए नहीं काम करता है, हर काम देश के नाम होना चाहिए, हर काम सनातन धर्म के नाम होना चाहिए। और इन पूज्य संतों की साधना और उनके संकल्पों का एक परिणति थी जब 5 सदी के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु राम लला का भव्य मंदिर निर्माण के साथ ही रामलला विराजमान हुए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। सुल्तानपुर में बीते दिनों दिन दहाड़े सराफा व्यवसायी के यहां डकैती कांड में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस को एक और सफलता मिली। पुलिस ने 1 लाख के इनामिया अजय यादव को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पैर में गोली लगने से घायल बदमाश अजय यादव को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। पिछले 24 घंटे में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर 2 पोस्ट कर एक बार फिर से बीजेपी और सीएम योगी पर सियासी तीर छोड़ा है। मगर अखिलेश के इस ट्वीट पर भाषा को पाठ पढ़ाते हुए अखिलेश ने खुद ही भाषा और मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अब तक तो अखिलेश खुले मंचों से मठाधीश को माफिया बताते थे, मगर क्या अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाषा और सभ्यता की सारी मर्यादाएं क्या वाकई में तार-तार कर दी हैं? बीजेपी को तो यही लगता है। और राजनीतिक जंग में डूबे अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कर दिया जिसको लेकर बीजेपी अब आग बबूला हो रही है? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर अखिलेश यादव ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसको लेकर बीजेपी आग बबूला है। अखिलेश यादव अब साधु संतों पर हमला कर धूर्त करार दे रहे हैं। बीजेपी यही कह रही है। सपा सुप्रीमो के इस ट्वीट में ना तो भाषा की मर्यादा बची, ना धर्म संस्कृति का लिहाज और ना ही राजनीतिक आचरण की कोई सीमा रेखा। चलिए ऐसा क्या लिखा अखिलेश यादव ने, अब उस पर भी गौर फरमाते हैं। अखिलेश ने लिखा कि भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जिस तरह से 24 घंटे के अंदर 2 बार अपने सोशल मीडिया पोस्ट कर निशाना साधा है, उससे साफ है राजनीतिक जंग में अखिलेश
बेहद आक्रामक रुख अपना चुके हैं। मगर सपा सुप्रीमो के इस पोस्ट में जिस तरह से एक बार फिर साधु संतों को निशाने पर लिया गया है, उससे ये भी साफ हो गया है कि सपा की रणनीति पीडीए पर टिकी हुई है। मगर पीडीए को साधते साधते क्या अखिलेश मर्यादा को भूल चुके हैं? अखिलेश क्या ये भूल गए हैं कि मठाधीश और साधु संतों पर निशाना साधना इस राजनीति की परंपरा रही नहीं है? किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि वो पूरे संत समाज का क्या वाकई में अपमान कर रहे हैं? और जिस तरह की भाषा का अखिलेश ने प्रयोग किया है, वो राजनीतिक लिहाज से कितनी जायज है, ये अपने आप में सवाल है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। माँ का इनको दर्द समझ में नहीं आ रहा, बहन के आंसू नहीं समझ में आ रहे हैं। और सोचिए कैसा दिमाग इनका। सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया। बताइए कैसा दिमाग है इन लोगों का, क्या होशियारी दिखाई। कौन नई तस्वीर देख करके बता सकता है कि ये झूठा इनकाउंटर हुआ था? और ये पहला झूठा इनकाउंटर नहीं है यूपी का, तमाम इनकाउंटरों पे उंगली उठी है। समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। जाहिर है अखिलेश के इस ट्वीट के बाद यूपी के अखाड़े में राजनीतिक घमासान छिड़ना तय है। मगर उपचुनाव से पहले सपा सुप्रीमो का साधु संत मठाधीश पर निशाने साधना क्या वाकई एक दाव है? अल्पसंख्यकों को सपा के और करीब ये दाव ला सकता है, या फिर ये दाव अखिलेश का सपा पर ही उल्टा पड़ सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज झारखंड बीजेपी अपनी परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है। ये यात्रा झारखंड के गांव-गांव तक जाएगी और परिवर्तन का संदेश देगी। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। के गांव-गांव में जाएगी, घर घर को पहुंचेगी और एक परिवर्तन का संदेश देगी। परिवर्तन किस चीज का करना है? मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं करना, जेएम और कांग्रेस की जगह भाजपा की सरकार लाने का परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन करना है ये भ्रष्टाचारी सरकार हटाकर भ्रष्टाचार रोकने वाली सरकार लाने का परिवर्तन करना है। परिवर्तन करना है। ये आदिवासियों की भूमि, आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। हमारे किसानों का आय बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी की समर्थन करने वाली सरकार लाना है। और मेरे आदिवासी युवा, मेरे युवा भाई बहन यहां से देश भर में रोजगारी के लिए जाते हैं, इसकी जगह रोजगारी ये संथाल परगना में आए ऐसी सरकार लानी है। भाइयों बहनों, हम मुख्यमंत्री सिर्फ बदलना नहीं चाहते, हम झारखंड को बदलना चाहते हैं। आज मैं याद कराना चाहता हूं, झारखंड की रचना भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की और हेमंत सोरेन की सरकार ने जन कल्याण की जगह घुसपैठिया कल्याण अपनाया है। भाइयों बहनों, आज पाकुड़ जिले में
हिंदुओं और आदिवासी झारखंड छोड़ो ऐसे नारे लगते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। रुदौली तहसील में नायब तहसीलदार और रुदौली अधिवक्ता के बीच किसी मुकदमे को लेकर तीखी बहस हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं अधिवक्ता रमेश शुक्ला ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 34 का अनीता बनाम राम नरेश के खारिज मुकदमा नायब तहसीलदार रुदौली के यहां लिस्ट में लगाया गया है। आपत्तिकर्ता द्वारा अपने अधिवक्ता को बताया गया कि कोर्ट पर सुनवाई शुरू हो गई है, जो मुकदमा खारिज हुआ था उसी पर सुनवाई हो रही है। जानकारी होने पर अधिवक्ता कोर्ट पहुंचे, लेकिन नायब तहसीलदार ने उनके द्वारा दिए गए विधिक तथ्यों को नजरअंदाज कर बिना पक्षों को सूचित किए आदेश पारित करने पर आमादा दिया, जिसको लेकर अधिवक्ता रमेश शुक्ला और नायब तहसीलदार के बीच कहासुनी हो गई। वहीं नायब तहसीलदार रुदौली कुछ बोलने से कतराते हुए नजर आए। ये था कि नायब रुदौली और मवई का जो प्रभार जिनके पास मौजूद है, उनके यहाँ पे मेरी एक पत्रावली अनीता बनाम राम नरेश क्रमांक नंबर 8 पे दर्ज थी। इस बात की हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। मेरा मुवक्किल था, उसने आके मुझे बताया कि सर वहां चलिए, नायब साहब कोर्ट चल गई है और वहां पे पत्रावली की पुकार हो रही है, और मेरी भी पत्रावली की पुकार हो रही है सर, जबकि पत्रावली तो आप कह रहे थे खारिज हो गई है। तो मैं यहाँ से गया अपने अधिवक्ता साथियों के साथ, जो मेरे उसमें टीम में अधिवक्ता थे। मैंने देखा तो मेरी पत्रावली वो लिस्ट में चढ़ी थी। मैंने नायब साहब से कहा कि सर ये फाइल तो खारिज पड़ी है, इसको कैसे आप सुनवाई कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा वकील साहब ऐसा है कि काज लिस्ट में आई है, मैं देख लेता हूँ। उन्होंने फर्दे काम को देखा। फर्दे काम में लिखा हुआ था कि वादी अनुपस्थित, वादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है, पत्रावली दाखिल दफ्तर हो, और उस पर पीओ का हस्ताक्षर था। उसके बाद उस पत्रावली के ऑर्डर शीट पे लिखा गया बादहू प्रतिवादी उपस्थित है, और फिर ऑर्डर शीट पे किया गया। तो मैंने कहा हुजूर ये बताइए, एक ही ऑर्डर शीट पे एक ही पीओ का दो बार आदेश और दो बार सिग्नेचर, क्या ये इस बात को इंगित नहीं करता कि इलीगल वर्क किया गया है? हाँ, तक कार्यशैली की बात है तो नायब की कार्यशैली किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, और अगर इनकी यही कार्यशैली रही तो मैं इस बात से जरूर सशंकित हूं कि किसी दिन वादकारियों द्वारा या अधिवक्ताओं के आक्रोश का विभाजन का शिकार हो सकते हैं, और या तो ये अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करें। जो ये लूट घसोट की कार्यप्रणाली किए हैं, इनका यही कृत्य सुहावल में भी थे, सुहावल में थे, वहां भी इनका यही कृत्य था, हम लोग को पता चला है। तो ये अनावश्यक रूप से कार्रवाई करते हैं, इनको कोई जानकारी नहीं, लॉ मैच्योर है। खबर रायबरेली से है, जहां पुलिसिंग की लचर व्यवस्था के चलते आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बेखौफ दबंगों ने दिन दहाड़े एक सरकारी कर्मचारी पर हमला कर दिया। वहीं यह घटना शहर के तिलक नगर मोहल्ले की है, जहां बेसिक शिक्षा विभाग ने कार्यरत उदय राज मिश्रा पर कार सवार दबंगों ने लोहे की रॉड से और डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में उदय राज मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल उदय राज मिश्रा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है। क्या परिचय है? डॉक्टर अतुल पांडे, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब, एक मारपीट का मामला है, क्या है? हाँ, उदय राज मिश्रा तिलक नगर के रहने वाले हैं रायबरेली के। उनके साथ मारपीट हुई थी, उनका मेडिकल लीगल और फर्स्ट एड करके उनको एडमिट किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।